हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रेहान, आप देख रहे हैं फिजिक्स बाज। जैसा कि हमारा लास्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन था, जो कि हमने काफ़ी कुछ सीखा था। आई होप कि आपने भी एक्सरसाइज की होंगी। चलिए अब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। देखिए, अब डिफरेंशिएशन जो स्टूडेंट्स कर लेगा उसे इंटीग्रेशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ हम इंटीग्रेशन उस इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे जो हमारे फिजिक्स में काम आने वाला है। वैसे तो इंटीग्रेशन बहुत ब्रॉड टॉपिक है और कई एक्सरसाइजेज हैं क्लास 12th में, लेकिन हम यहाँ वो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जो हमारे फिजिक्स में काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, मान लीजिए डिफरेंशिएशन में ये डिस्प्लेसमेंट है एस 2t टू द पावर 3 प्लस 2t प्लस 1, या इतना ही ले लीजिए। मान लीजिए हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो हमने डिफरेंशिएशन किया t के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ गया ds ओवर dt। तो पावर आगे आ जाएगी 3 टू 6t और ये 2। तो एक बात बताइए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी ds ओवर dt हो गया। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट से क्या फाइंड किया स्टूडेंट्स? हमने फाइंड की वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट से हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, है ना। अब एक मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल 5 t टू द पावर 3 प्लस 6। अब मैंने यहां डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाली। अब यहां मैं इसका यानी कि मैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से अब डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? यानी कि कोई ऐसा तरीका डिफरेंशिएशन का जिससे निकला है नहीं है। तो हम इसी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन सीखेंगे। यानी कि इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है स्टूडेंट्स? रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की, यानी कि डिफरेंशिएशन को उल्टा करेंगे तो क्या निकल आएगा? इंटीग्रेशन। अच्छा, अब इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप ऐसे समझिए, इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। यानी कि अगर मुझे वॉल की ईंट पता है, यानी कि एक छोटी सी ईंट के बारे में पता है, ईंट के बारे में पता है, तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूं? यानी कि पूरी वॉल का मेजरमेंट निकाल सकता हूं। ये है इंटीग्रेशन प्रोसेस, है ना। जैसे एक पेड़ के पत्ते की मेजरमेंट पता है मुझे, लीव की मेजरमेंट पता है, मैं उससे क्या निकाल सकता हूँ? पूरे ट्री में कितनी लीव हैं। और अगर मुझे पूरी वॉल के बारे में पता है तो उसका डिफरेंशिएशन करके मैं एक ईंट के बारे में पता कर सकता हूँ। समझ में आया आपको? चलिए, तो रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन की क्या कहलाती है? इंटीग्रेशन। चलिए अब इसको ही आगे सीखते हैं। देखिए अब मान लीजिए, देखिए अगर हमारे पास ये x है और ये y है, यहां x कुछ इतना चले और y यहां, तो ये इस तरीके से। तो अब मैं इसका क्या निकाल सकता हूं? अगर मुझे ये मेजर करना है तो मैं ये ट्राइंगल का एरिया, यानी कि ये क्या है, ये कितना क्या पोर्शन कवर कर रहा है? ट्राइंगल। यानी कि मैं ये ट्राइंगल का एरिया यानी कि y इंटू एक्स कर कर, तो ये मैं क्या निकाल सकता हूँ? ट्राइंगल निकाल सकता हूँ, है ना। और अगर ये मुझे y x ये यहां तक मूव किया और y ये यहां तक मूव किया, तो मैं ये कौन सा एरिया बन रहा है? रेक्टेंगल। तो मैं रेक्टेंगल का एरिया भी इजी से आसानी से निकाल सकता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं किस तरीके के ग्राफ की, वो आप समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए ये x एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है और ये इतना कवर हो रहा है, एरिया कितना कवर हो रहा है, इतना। अब मैं इसका मेजरमेंट कैसे निकालूंगा? इसका मेजरमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इसका मेजरमेंट देखिए, मान लीजिए मैं इसका मेजरमेंट करने के लिए इसकी एक स्ट्रिप ले लेता हूं। ये मैंने एक स्ट्रिप ली, ये मान लीजिए स्मॉल क्या है, लेंथ, यानी कि स्मॉल dx, और ये यहां से यहां तक कितना कवर कर रहा है, y1। तो बताइए इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो गया? ये देखिए, ये स्ट्रिप है जिसकी ब्रेड्थ कितनी है, dx, और लेंथ कितनी है, y1। तो एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा आपको? अगर मुझे इस स्ट्रिप की पता नहीं है तो ब्रेड्थ कितनी है, dx, और लेंथ मान लीजिए y2 है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप y2 dx। मुझे इस स्ट्रिप की मेजरमेंट करनी है, ये स्ट्रिप की, तो ये क्या है, स्मॉल dx, और लेंथ कितनी है, ये y3। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप y3 और dx। स्टूडेंट्स ये समझ में आ रहा होगा आपके, है ना? यानी कि मुझे जिस स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो मैं एरिया ऑफ स्ट्रिप कर कर उसकी लेंथ इनटू y में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये स्ट्रिप का एरिया निकल आया। अब इसमें अगर 10 स्ट्रिप है या 12 स्ट्रिप है या 13 स्ट्रिप है तो सारी स्ट्रिप्स को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरा एरिया निकल आएगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे मुझे फुल एरिया निकालना है, अब मैं इसको नाम दे देता हूं, ओ ए बी और ये सी। तो ओ ए बी, तो अब मैं सब मान लीजिए कितनी भी स्ट्रिप है, यहां ज्यादा स्ट्रिप बन रही है, y1 dx, y2 dx, y3 dx, इस तरीके से ये जितनी स्ट्रिप है उतनी मैं राइट कर दूंगा। जब मैं इनका एडिशन करूंगा तो एडिशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, सबको ऐड करूंगा तो मैं इसको समेशन में बंद कर दूंगा, कितना ऐड हो जाएगा, ये yn और dx। ये n कहां से, यानी कि 1 से लेकर कहां तक है, n तक। समझ में आया? लेकिन इस पूरे एडिशन के जो हमने जो पूरा एडिशन इसका निकाला है, इसमें कहीं इंटीग्रेशन की बात नहीं हुई। तो इंटीग्रेशन में आप एक चीज देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा पोर्शन छूटे जा रहा है, ये पोर्शन रह जा रहा है, ये पोर्शन रह जा रहा है, क्योंकि हमने रेक्टेंगल लिया है। तो रेक्टेंगल तो यहाँ तक है, रेक्टेंगल यहाँ तक है और रेक्टेंगल यहाँ तक, ये पोर्शन छूटे जा रहा है। तो इस पोर्शन को लेने के लिए हम इसे किस में चेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन में। तो हमने इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया, और अब मान लीजिए यहाँ x इज इक्वल 0 से लेके x इज इक्वल 1 तक ले रहे हैं, तो यहाँ हम ले लेंगे x इज 0 से लेकर x इज इक्वल 1 तक। समझ में आया? तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अब मान लीजिए हमें यहाँ से लेना होता x इज इक्वल 2 से लेकर x इज इक्वल 3 तक, तो हम कैसे लेते इंटीग्रेशन को, यानी कि x इज इक्वल 2 से x इज इक्वल 3 तक, ये हम ऐसे इंटीग्रेशन को ले सकते थे। आपकी समझ में आया होगा, है ना? तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आया। अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूलों की बात करते हैं इंटीग्रेशन के। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ कुछ बेसिक्स इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे जो हमारे फिजिक्स के क्लास 11th में है, और धीरे धीरे जब अगर टफ क्वेश्चन आते हैं तो हम इस पूरी जर्नी में अपने और भी फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे और स्टडी करेंगे। तो फॉर्मूला,
अब बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से हैं देखिए, मान लीजिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन है x टू द पावर n और dx, यहाँ dx का होना बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन के लिए, समझिएगा इसको। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे ओपन होगा, देखिए ये इंटीग्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसकी पावर n है तो पावर में 1 ऐड हो जाता है, कुछ भी हो 1 ऐड हो जाता है और वही पावर नीचे आ जाती है और कांस्टेंट c हो जाता है। अच्छा यहाँ ये मैथ तो नहीं है, आप कांस्टेंट c नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये पावर n इज इक्वल -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, -1 का नहीं होता। अब इसके मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखिए अगर x इज इक्वल 15 है तो इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं होगा जब तक क्या ना हो, ये ना हो। समझ में आया आपके? जब तक ये 15 नहीं होगा तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो अब देखिए इंटीग्रेशन के लिए चेक करिए, देखिए स्टूडेंट्स मान लीजिए ये 15 है, यहाँ नीचे करता हूँ मैं इसको सॉल्व। मैंने क्या बोला, पावर में एक ऐड हो जाएगा तो पावर में एक ऐड कर दीजिए और वही पावर नीचे आ जाएगी तो 15 प्लस 1 बताइए कितना हो गया, ये 16/16। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखिए अगर ये इंटीग्रेशन x इज इक्वल 5 होता dx तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बताइए आप, वही पावर में एक ऐड हो जाएगा और वही पावर नीचे आ जाएगी तो ये क्या हो गया, x टू दी पावर 6/6। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में करता हूँ, x टू दी पावर 11। अब इंटीग्रेशन के लिए dx होना बहुत जरूरी है, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये x टू दी पावर 11 प्लस 1 और वही 12 नीचे आ जाएगा तो क्या हो गया 12/12। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए अगर यही इंटीग्रेशन -3 होता तो क्या होगा इंटीग्रेशन में, मैंने क्या बोला, ये मत देखिएगा यहाँ -3 है तो आप इसमें से प्लस यानी कि माइनस कर दें, नहीं, हमारा फॉर्मूला प्लस यानी कि पावर में एक ऐड करना है। पावर में एक ऐड करने का मतलब ये देखिए ऐड कर दिया, वही चीज नीचे आ गई। अब सॉल्व करिए इसे, -3 + 1 -2 और -3 + 1 -2, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। माइनस वाले और कराता हूं मैं जरा, देखिए स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना? अगर आपको जहां भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए x टू दी पावर -12 dx, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए पावर में एक ऐड हो जाएगा वही चीज नीचे आ जाएगी यानी कि पूरी की पूरी पावर नीचे आ जाएगी। अब देखिए आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा है, चलिए तो ये हाफ है माइनस का, ये 1 है, 1 में से हाफ गया तो क्या बचा प्लस का हाफ और ये हाफ, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x की पावर हाफ। समझ में आया स्टूडेंट्स? देखिए अगर इंटीग्रेशन √x होता तो क्या होता, √x को हम क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ लिख सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स? अब देखिए अब पावर में एक ऐड हो जाएगा वही पावर नीचे आ जाएगी, बोलिए कितना हो गया, 2 × 1 = 2 और 3 यानी कि x टू दी पावर 3/2/3/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 2/3 x टू दी पावर 3/2। आपको शो हो रहा होगा ये स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है आपको जी? अब और एग्जांपल, ये आपकी समझ में आ रहा होगा, है ना? काफी समझ में आया होगा, ये मैंने काफी इस फॉर्मूले से रिलेटेड, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आपका ऐसा फॉर्मूला है मोस्टली इंटीग्रेशन आपको आ जाएंगे, है ना? अच्छा ये जो इंटीग्रेशन चल रहे हैं यानी कि इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, एक होते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल।
देखो डेफिनेट का मीन्स क्या है, जहां पर हमें एग्जैक्ट आंसर आए, यानी कि हमें इसमें सब में कांस्टेंट नहीं पता है तो प्लस सी लगाना चाहिए अगर मैथ है। आप मैथ नहीं है तो वैसे ही चल जाएगा। अब देखिए डेफिनेट का क्या है, आंसर डेफिनेट होगा मतलब पक्का वही होगा। इनडेफिनेट का मतलब हमें पता नहीं है, लगभग निकाला है हमने। मैं दोनों का भी क्लियर करता हूँ। इसे बोलते हैं लिमिट वाले इंटीग्रेशन और इसे बोलते हैं विदाउट लिमिट। जो भी हमारा चल रहा है वो विदाउट लिमिट है, ठीक है। डेफिनेट मैं बाद में कराऊंगा, अभी इनडेफिनेट चल रहा है। अब बताइए एक आधा एग्जांपल और बता दूं। हाँ देखिए, अगर मान लीजिए ये 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर हो तो कैसे करेंगे भाई। इंटीग्रेशन क्या है, तो इसे अलग अलग ऐसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए तो ये देखिए ये कांस्टेंट भी हो जाता है स्टूडेंट्स। देखिए ये कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, तो कांस्टेंट आगे आ गया। अब इंटीग्रेशन हमारा पुराना जैसा बन गया जैसे अभी हम ऊपर कर रहे थे, है ना। अब देखिए पावर में एक ऐड होगा, 4 और 1 कितना हो गया 5, और वही पावर नीचे आ जाएगी। ये भी पावर में एक ऐड हो जाएगा 3 और वही चीज नीचे आ जाएगी। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। समझ में आया होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन इतने टफ नहीं है, अगर आप ढंग से सीख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएंगे। ये देखिए आप लोग कितने इजी इंटीग्रेशन है। इसको आप जितने भी मैंने एग्जाम्पल कराए इन एग्जाम्पल को आप एक बार क्या करें, नोट कर लें और बिना देखे करें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिखता हूँ, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं इसके एग्जाम्पल बताता जाऊंगा। फर्स्ट फॉर्मूला देखिए जो मैंने अभी लिखा था, x टू दी पावर n+1 और n+1, है ना। यहाँ देखो c मैं मैथ में लगाता हूँ, यहाँ c लगाने से कोई मतलब नहीं, आप c भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड फॉर्मूला ax + b। चलिए मैं इसको और थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, पर मैं इसको आपको बता देता हूँ। मैं ये सोच रहा था इस फॉर्मूले को मैं अलग से एग्जाम्पल के बतौर बताऊंगा और नहीं बता, ठीक है, पर मैं सोच रहा हूँ मुझे बताना चाहिए ये कैसे होगा। देखिए थर्ड प्लस सी, फोर्थ देखिए क्या होगा, यानी कि यहाँ ex dx प्लस ex प्लस सी। फिफ्थ sin x dx माइनस cos x प्लस सी, cos x dx sin x प्लस सी। और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं हमारे, जो क्लास 12 11th की बात करें और 12th की बात करें तो इससे ज्यादा फॉर्मूलों का यूज नहीं होना है ना। समझ में आ रहा है आपके। चलिए और भी फॉर्मूले होंगे, यानी कि हम इस जर्नी में जब आते रहेंगे फॉर्मूले तो हम उनको करते रहेंगे, है ना। चलिए देख लीजिए। हाँ देखिए स्टूडेंट्स ये मैंने बेसिक्स फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है। अब हम इनके एक एक एग्जाम्पल करते हैं। अभी हमने आपको बताया था, अब सोच लीजिए, देखिए ये और ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। यहाँ x की पावर n है और ये x इसकी पावर n है, तो ये हो सकता है x वाला टर्म बड़ा हो। तो बड़े टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। मैं यहाँ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन मेरा यानी कि मैं कुछ भी ले सकता हूँ, एक बड़ा टर्म ले सकता हूँ, है ना। तो मैं ये लेता हूँ 3x - 4 टू दी पावर 3 dx, ठीक है। देखो मैं यहाँ कंपेयर करके बताता हूँ, और ये है x की पावर 5 dx। देखो ये क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा और 6 यानी कि x टू दी पावर 5 सॉरी 6/6 ये आ गया। अब यही देखो x जो है वो क्या हो गया, एक बड़ा टर्म बन गया है। तो अब बड़े टर्म को मैंने बताया बड़े टर्म में वही करेंगे, यानी कि पावर में एक ऐड कर देंगे, पावर नीचे लिख देंगे, समझिएगा थोड़ा सा। यानी कि 3x - 4 पावर में एक ऐड कर दिया और वही चीज नीचे लिख दी।
बोलो बात समझ में आई। लेकिन ये जो खाली जो बड़ा टर्म है इसका एक बार डिफरेंशिएशन और होगा, बस इतना सा है इसमें, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन एक बार होगा। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ डिफरेंशिएशन, यानी 3x, x का हो जाएगा 1 और ये बचेगा 3 और 4 का हो जाता है 0, केवल ओनली 3। अब देखिए समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब 3 और 1 4, 3x माइनस 4 और ये 4, तो ये क्या हो गया 1/4 3 12। स्टूडेंट्स आपकी समझ में आया होगा है ना। अब इसी तरीके से 1/x है, यानी कि मान लीजिए ये होता 1/ax प्लस b, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, यानी कि मैं इसको कर देता log ax प्लस b, है ना। अब इसका एक बार इंटीग्रेशन और होता, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा, यानी x की पावर डिफरेंशिएशन किसका, ax प्लस b का, तो ये हो जाता ax, x की 1 और a और b का हो जाता 0, यानी कि log ax प्लस b। ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा है ना। इसको आप देख लीजिए, देखिए अब अगर ये होता e और 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता, 2x ही होगा प्लस c, है ना। लेकिन 2x का एक बार डिफरेंशिएशन और होगा, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x का 2, तो ये हो जाएगा 1/2 e टू दी पावर 2x प्लस c। ये आपको समझ में आया होगा है ना, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब हम मान लेते हैं साइन x की बात करते हैं, तो साइन कैसे होगा, देखिए एक एग्जांपल और बता रहा हूं मैं ex का, ex का एक और एग्जांपल देखिए 2x प्लस 1 और dx, तो इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर 2x का ही करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये 0 हो जाएगा प्लस c। देखिए आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इस एक्सरसाइज के लिए मैं दोबारा बहुत सारे एग्जांपल लेकर आ सकता हूँ। ये आपकी समझ में आ रहा होगा। और बताइए एक आध एग्जांपल, यानी कि अगर मैं साइन की बात करूं, साइन 3x प्लस 4 dx, तो साइन का ये बड़ा टर्म है, बड़े को मैंने बताया था, इसको मैं साइन का क्या होगा माइनस कॉस x वही आ जाएगा, और इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा 3x की होता 1 3 और 4 का 0, यानी कि -1/3 cos 3x प्लस 4, है ना। इस तरीके से हो सकता है, और cos x का भी हो सकता है, कई सारा हो सकता है ना। तो अब देखिए, अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं है ना, फिर इसको देखेंगे, समझिएगा थोड़ा सा। ये स्क्वायर लगा है तो मैं क्या इसका फॉर्मूला नहीं ओपन कर पाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और ये बी, है ना, और ये फुल क्या कर दीजिए dx। अब इस पावर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ये इन दोनों से ये कैंसिल, क्या रह गया x प्लस 1/x प्लस 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आसान है भाई, देखिए जब भी ये बड़ा पॉलिनोमियल टाइप का हो तो क्या करेंगे x dx 1/x dx प्लस 2 dx। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक चीज बताना भूल गया, मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन में अगर मैं इंटीग्रेशन dx का करूंगा तो ओनली x होगा, अगर मैं dm का करूंगा तो ओनली m होगा, मैं dl का करूंगा तो इंटीग्रेशन l का होगा। ये सीख लीजिए, शायद अगर नहीं आप सीख पाए तो इसको समझ लीजिए। तो x का क्या होगा, x में एक पावर तो है, एक पावर ऐड हो जाएगी पहले से, तो ये क्या हो गया 1/x का मैंने बताया था log x
और 2 कांस्टेंट dx, बोलिए dx का क्या है x, तो 1/2 x टू द पावर 2 log x प्लस 2x और प्लस c लिख सकते हैं। ये समझ में आया आपके? अब देखिए इनको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको मैं अलग कर देता हूं, x dx प्लस 1/x dx, तो x का क्या हो जाएगा x² 2। अब तो आप सीख ही गए होंगे, ये हो जाएगा log x और प्लस c, बस हो गया। ये देख लीजिए आप। अच्छा बच्चों, ये डेफिनिट इंटीग्रल नहीं था, ये था इंडेफिनिट इंटीग्रल, है ना। इसमें जो हमारा कांस्टेंट हम छोड़ते हैं, या हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि क्या कुछ ना कुछ रह जाता है, यानी कि कांस्टेंट है वो रह जाता है। अब मैं इसको क्या करता हूं, अब मैं आपको बताता हूं डेफिनिट इंटीग्रल, यानी कि यहां मैं लिख देता हूं डेफिनिट इंटीग्रेशन बताऊंगा, है ना। डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये फंक्शन है ना, और ये है लोअर लिमिट बोलते हैं, नीचे होती है, और ऊपर होती है अपर लिमिट। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, मान लीजिए मैंने इसका इंटीग्रेशन कर लिया, तो इंटीग्रेशन आया ये, तो अब बिग ब्रैकेट लगा देंगे, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे। अब देखिए x की जगह क्या आ जाएगा, अपर लिमिट, माइनस आता है, फिर इन दोनों के बीच में क्या आता है, फिर लोअर लिमिट। ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, ये है 2 और ये है 4, और ये x की पावर यानी x² dx है। अब ये है डेफिनिट, यहाँ आंसर डेफिनिट आएगा, यहाँ हम c नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, जो c होता है वो नहीं लिख सकते। देखिए x, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा और ये 3। अब जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, देखिए मैं आगे करता हूं इसे, तो ये हो जाएगा 1/3 बाहर ना आ जाएगा, x की पावर 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट। देखिए अब 4 किसकी जगह आ जाएगा, x की जगह, और ये 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है 64, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब 84 में से 8 गए तो क्या बचा 56, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? चलिए अच्छी बात है, दिखाई दे रहा है। देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से होता है। अब एक और एग्जांपल मैं देकर बताता हूं आपको। ये u है, ये v है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है स्टूडेंट्स, यानी कि यहां हम इंटीग्रेशन करेंगे mv dv। देखिए जो यहाँ होता है, जैसे यहाँ x है dx, इसका मतलब x का इंटीग्रेशन हो रहा है, dx x का इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी कि जो यहाँ dm dl db या dv आता है वो सब ये कहता है उसका इंटीग्रेशन होना है। यहाँ dx है, इसका मतलब x का इंटीग्रेशन होना है, बाकी सब क्या होता है कांस्टेंट होता है। उसी तरीके से कांस्टेंट यहाँ क्या है m। अब बोलिए, अब इसका इंटीग्रेशन करेगा, पावर 1 है, एक में एक और ऐड हो जाएगा 2, और ये 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट m/2, तो ये v² अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब ये v क्या आ जाएगा u² - v², ये हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? डेफिनिट बहुत इजी है, आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, है ना। इनको आप प्रैक्टिस करें, आपके पास बुक्स होंगी, आप इनकी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। नोट कर लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको समझ में आया होगा। देखिए इस तरीके से ये हमारा इंटीग्रेशन फिनिश हो गया। अगर आपको जो भी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताएं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें